नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर नामांकन के बाद तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा सबको खल रही है लालू जी की कमी, और वो होते तो महंगाई कभी नहीं बढ़ती। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कुर्सी मुंह में नीतीश कुमार ने सबको धोखा दिया, ये बड़ा आरोप लगाया है तेजस्वी यादव ने। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुशील यादव बोले कि मौका मिला तो बेरोजगारी दूर करेंगे, जिसके जवाब में राबड़ी देवी ने कहा कि 15 साल से मटर छील रहे थे क्या। इसके बाद भाजपा की बोलती है बंद। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस आरजेडी महागठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में बनने जा रही है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार इलेक्शन 2020 नामांकन के बाद तेजस्वी बोले सबको खल रही लालू जी की कमी, वे होते तो महंगाई नहीं बढ़ती। जी हां दोस्तों, राघोपुर सीट से नामांकन के बाद महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर हमला बोला। अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को याद करते हुए उन्होंने कहा कि आज उनकी कमी सबको खल रही थी। बिहार के लोग याद कर रहे हैं कि लालू जी होते तो बिहार में महंगाई नहीं होती, उनके समय में कारखाने लगे, स्थायी नौकरियां मिली। अगर लालू जी बीजेपी से हाथ मिला लेते तो वो आज हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते, तथा कथित चारा घोटाला 2 मिनट में भाईचारा घोटाला हो जाता अगर लालू जी का डीएनए बदल जाता। यह पहला मौका है जब लालू प्रसाद यादव बिहार चुनाव में प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। चारा घोटाले के एक और मामले में जमानत मिल गई है, लेकिन दुमका कोषागार के एक मामले में फिलहाल उन्हें जमानत नहीं मिली है, इसलिए उन्हें रिहा होने के लिए अभी इंतजार करना होगा। इस मामले में सजा का 50% अगले महीने यानी 9 नवंबर को पूरा होगा, इसलिए तब तक लालू यादव को जेल में ही रहना होगा। तेजस्वी यादव ने नीतीश का जवाब राघोपुर से नामांकन के बाद दिया। उन्होंने कहा कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी के प्रति नौजवानों में आक्रोश है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कुर्सी मुंह में नीतीश ने दिया सबको धोखा, तेजस्वी। जी हां दोस्तों, बिहार की मुख्य विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री एवं जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार पर कुर्सी के मुंह में सबको धोखा देने का आरोप लगाया और दावा किया कि राज्य में इस बार निश्चित रूप से महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। श्री यादव ने मंगलवार को यहां हसनपुर सीट पर अपने बड़े भाई एवं राजद नेता तेज प्रताप यादव के नामांकन के मौके पर रोसड़ा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आरोप लगाया कि नीतीश सरकार पिछले 15 वर्षों में बेरोजगारी, भुखमरी और पलायन को रोकने में विफल रही है। उन्होंने दावा किया कि इस बार बिहार में महागठबंधन की ही सरकार बनेगी और मंत्रिमंडल की पहली बैठक में 10 लाख नौकरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। राजद नेता ने कहा कि बिहार में जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार बनी है, तब से भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है। नीतीश सरकार के कार्यकाल में बिहार में 60 घोटाले हुए, वहीं राज्य में बेरोजगारी दर 46.6% पर पहुंच चुकी है। श्री यादव ने आरोप लगाया कि कुर्सी के मुंह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी को धोखा दिया है। उन्होंने लोगों से समस्तीपुर समेत मिथिलांचल एवं कोसी की सभी सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों को विजयी बनाने की अपील की। इस अवसर पर राजद के प्रधान महासचिव आलोक कुमार मेहता एवं राजद विधायक भोला यादव भी उपस्थित थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुशील मोदी बोले मौका मिला तो बेरोजगारी दूर करेंगे, जवाब में राबड़ी बोली 15 साल से मटर छील रहे थे। जी हां दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने चुनावी सभा संबोधित करते हुए कहा था कि मौका मिला तो बेरोजगारी दूर करेंगे। इस पर राबड़ी देवी ने पलटवार करते हुए कहा कि क्या 15 साल से मटर छील रहे थे। राबड़ी देवी ने कहा कि लो कर लो बात, 15 साल से मटर छील रहे थे क्या। 15 साल बाद नीतीश जी और सुशील जी को महसूस हुआ कि बिहार में बेरोजगारी है। तेजस्वी तुम लोग को अब मुद्दे आधारित राजनीति सिखाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नियोजित शिक्षकों के समान वेतन पर राजद का बड़ा ऐलान, लालू यादव ने कही ये बात। जी हां दोस्तों, बिहार में जैसे जैसे मतदान के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं द्वारा जनता को लुभाने की कोशिश भी तेज होती जा रही है। विधानसभा चुनाव में अब कुछ सप्ताह ही बचे हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों का जनता से वादों का सिलसिला शुरू हो गया है। सभी पार्टियां जनता को अपने साथ जोड़ने के लिए अलग अलग चुनावी पैंतरों को इस्तेमाल कर रही हैं। इन सब के बीच बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल ने नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव ने नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर एक बड़ा ऐलान किया है। राजद सुप्रीमो ने ट्वीट कर कहा कि गठबंधन सरकार आने पर शिक्षकों की समान काम के लिए समान वेतन लागू किया जाएगा। लालू यादव ने अपने ट्वीट में नीतीश सरकार पर अभी हमला बोला है। उन्होंने बिहार सरकार से सवाल पूछा कि नियोजित शिक्षकों को समान काम पर समान वेतन क्यों नहीं दिया। हक मांगने पर शिक्षकों पर लाठी क्यों बरसाई। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बुधवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से नामांकन
नामांकन किया। नामांकन के बाद तेजस्वी ने कहा, पहले युवाओं को रोजगार और समान काम सम्मान वेतन के लेकर शिक्षकों की मांगों को पूरा करने का वादा किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट मीटिंग में पहला हस्ताक्षर 10 लाख नौजवानों को स्थायी रोजगार देने के लिए होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का बड़ा दांव, शरद यादव की बेटी सुभाषिनी और शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव लड़ेंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, कांग्रेस दो बड़े नेताओं की अगली पीढ़ी को बिहार के सियासी समर में उतारने जा रही है। शरद यादव की बेटी सुभाषिनी और शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित हो सकते हैं। चर्चा है कि लव सिन्हा के टिकट पर मुहर लग चुकी है। उन्हें पटना के बांकीपुर सीट से उतारने का फैसला हो चुका है। आज दिग्गज राजनेता शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। सुभाषिनी बिहार के मधेपुरा जिले की बिहारीगंज सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती हैं। वहीं बॉलीवुड अभिनेता और पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा ने भी राजनीति में एंट्री कर ली है। दोनों वरिष्ठ नेताओं का नाम तो बड़ा है, लेकिन उनकी बच्चों की अपनी कोई पहचान नहीं है। सूत्रों के मुताबिक अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए पिछले दिनों में शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस आलाकमान से सीधी बात की थी। इसके बाद लव सिन्हा का नाम टिकट चयन समिति की विशेष बैठक में जोड़ा गया। शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्य भी हैं। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद दोनों के नामों के साथ सभी कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। न वोटिंग न काउंटिंग, रिजल्ट से पहले कांग्रेस ने ठोक दी जीत की ताल, उड़ी बीजेपी की नींद। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी जीत की ताल ठोक रहे हैं। साथ ही एक दूसरे की हार की भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। जहां बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को एक सीट भी नहीं मिल पाएगी, वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी की हार का दावा किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से ट्वीट कर लिखा गया कि ताजा सर्वे ने उड़ाई बीजेपी की नींद, एक भी सीट पर जीत की संभावना नहीं। सर्वे के अनुसार कांग्रेस 28, बीजेपी 0, अन्य 0। वहीं दूसरे ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा कि जब लोकतंत्र कलंकित होता है, जनता खुद मैदान में आकर मोर्चा संभालती है, जनता की जीत होगी। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि कांग्रेस किस सर्वे के आधार पर यह आंकड़े पेश कर रही है। अब सवाल उठता है कि क्या पार्टी ने आंतरिक सर्वे करवाया है? आखिर ये आंकड़े कहां से आए? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में कांग्रेस की मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगी प्रियंका गांधी, एबीपी न्यूज के इंटरव्यू में दिए संकेत। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर बड़ी खबर आई है। एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में प्रियंका गांधी ने संकेत दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की वह मुख्यमंत्री उम्मीदवार बन सकती हैं। प्रियंका गांधी यूपी के मुद्दों को लेकर हमेशा मुखर रही हैं। यूपी में अपराध हो, बेरोजगारी हो या महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, प्रियंका गांधी हर एक मुद्दे पर अपनी राय रखती हैं और योगी सरकार पर लगातार हमलावर रहती हैं। प्रियंका के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। बता दें कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पार्टी साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जोर शोर से लगी है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस 3 दशक से भी ज्यादा समय से सत्ता से बाहर है। पिछले महीने 12 तारीख को कांग्रेस की नई वर्किंग कमेटी गठित की गई थी। तब प्रियंका गांधी वाड्रा को यूपी में प्रभारी का कामकाज सौंपा गया था। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था। इसी के साथ सक्रिय राजनीति में प्रियंका के सफर का आगाज हो गया। लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी असर बेअसर साबित हुई। इस चुनाव में कांग्रेस यूपी में महज एक सीट पर ही सिमट कर रह गई। बड़ी बात यह थी कि अमेठी से राहुल गांधी भी अपना गढ़ नहीं बचा सके थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी और शाह मध्य प्रदेश में नहीं करेंगे प्रचार, सिंधिया को फिर नीचे धकेला। जी हां दोस्तों, राज्य की 28 सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहा है। इसके लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। अब बीजेपी के चुनाव प्रचार की कमान 30 दिग्गज संभालेंगे। राज्य की 28 सीटों पर होने वाले इस महामुकाबले में पीएम मोदी व गृह मंत्री शाह प्रचार नहीं करेंगे। बीजेपी ने अपनी सूची में फायर ब्रांड नेता उमा भारती, कैलाश विजयवर्गीय, थावर चंद गहलोत आदि नेताओं को शामिल किया गया है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए इन दिनों चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, स्टार प्रचारकों की लिस्ट 10वां स्थान मिला है। दूसरी बड़ी बात यह है कि चुनाव प्रचार के लिए किसी भी बाहरी नेता को नहीं बुलाया गया है। वहीं दुष्यंत कुमार गौतम को भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। ये दिल्ली की कुंडली विधानसभा से प्रत्याशी रह चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नए कृषि कानून के खिलाफ पंजाब सरकार ने खोला मोर्चा, 15 अक्टूबर को बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा मानसून सत्र में लाए गए कृषि कानूनों का लगातार विरोध जारी है। देश भर में विभिन्न जगहों पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इन विरोधों के बीच पंजाब सरकार ने 19 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कृषि विधेयकों को किसान विरोधी बताया है, जिसका विरोध करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया
गया है। पंजाब सरकार की ओर से कहा गया है, कैबिनेट बैठक में आज हमने केंद्र सरकार के खतरनाक किसान विरोधी कृषि कानूनों का मुकाबला करने के लिए एक कानून लाने के लिए सोमवार 19 अक्टूबर को पंजाब विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने पहले ही घोषणा की थी कि उनकी सरकार विधेयक, कानूनी और अन्य मार्गों के माध्यम से कृषि कानूनों के विरुद्ध मोर्चा बुलंद करेगी। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि वह कृषि कानून को काउंटर करने के लिए राज्य कानून में आवश्यक संशोधन लाने का निर्णय किया गया है, जिसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। 15 अक्टूबर को पंजाब सरकार के साथ किसान संगठनों की बैठक होगी, लेकिन इस बैठक से पहले किसानों ने पंजाब सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि वो 14 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ एक विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की तारीख तय करे। इसके बाद ही आंदोलन खत्म करने को लेकर पंजाब सरकार की डेलीगेशन के साथ 15 अक्टूबर को किसान संगठन मीटिंग करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम केयर्स पर राहुल गांधी ने फिर बोला हमला, कहा इसका उद्देश्य सच को छिपाना। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार ने आपातकालीन या संकट की स्थिति से निपटने के लिए पीएम केयर्स फंड नाम से एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के गठन का ऐलान किया था। तब से ही पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इसकी यह कहकर आलोचना करते रहे हैं कि इसमें पारदर्शिता नहीं है। अब कुछ आरटीआई पर मिले जवाबों का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि पीएम केयर्स का मकसद सच को छिपाना है। राहुल गांधी ने बुधवार को एक न्यूज रिपोर्ट को शेयर करते हुए ट्वीट किया, पीएम केयर्स सच को छिपाने के लिए है। न्यूज रिपोर्ट में बताया गया है, पीएमओ ने सरकार के सभी विभागों को पीएम केयर्स फंड को लेकर आरटीआई में पूछे गए सवालों का जवाब देने से रोक दिया है। न्यूज रिपोर्ट में बताया गया है कि आवेदकों को आरटीआई पर पीएमओ की तरफ से जवाब मिले हैं। पीएम केयर्स प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पीएमओ से सभी विभागों और मंत्रालयों से कहा है कि वे पीएम केयर्स से जुड़े आरटीआई के जवाब में कोई सूचना ना दें। दरअसल पीएम केयर्स फंड के गठन का मुख्य उद्देश्य कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रहे मरीजों के अच्छे इलाज को सुनिश्चित करना, इसे लेकर रिसर्च को बढ़ावा देना है। इस पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और वित्त मंत्री इस फंड के पदेन ट्रस्टी हैं। पीएम केयर्स फंड में दान की गई रकम पर इनकम टैक्स से 100% छूट मिलती है। इतना ही नहीं, विदेशों से मिले दान पर FCRA के तहत भी छूट मिलती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी बोले, नीतीश ने कोरोना में लोगों को बिहार आने से रोका था, अब जनता उन्हें विधानसभा जाने से रोकेगी। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार कोरोना काल में बिहार के लोगों को ही बिहार में घुसने नहीं दे रहे थे, वैसे ही बिहार की जनता भी इस बार नीतीश कुमार को विधानसभा में घुसने नहीं देगी। अपने बड़े भाई और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के नामांकन में भाग लेने पहुंचे तेजस्वी ने ये बातें जिला के रोसड़ा में तेज प्रताप यादव के नामांकन के बाद आयोजित जनसभा में कही। नामांकन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार बननी तय है। उन्होंने कहा कि हसनपुर के मतदाताओं पर हमको पूरा भरोसा है कि वो मेरे बड़े भाई तेज प्रताप यादव को विजयी बनाकर सदन में भेजने का काम करेंगे। नामांकन के बाद जब पत्रकारों ने तेज प्रताप यादव से सवाल किया तो उन्होंने सिर्फ हसनपुर के जनता पर चुनाव परिणाम देने की बात कह चुप्पी साध ली। नामांकन के दौरान राष्ट्रीय जनता दल और तेज प्रताप के समर्थक इतने उत्साहित थे कि उनके सामने सुरक्षा घेरा भी कमजोर पड़ गया। स्थानीय पुलिस प्रशासन के रोकने के बावजूद भी मुख्य प्रवेश द्वार पर लगा सुरक्षा घेरा टूट गया। इससे पहले विधानसभा चुनाव को लेकर बने नामांकन केंद्र पर हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से तेज प्रताप ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान तेजस्वी यादव, भोला यादव, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, आलोक कुमार मेहता सहित कई बड़े राजद नेता मौजूद रहे। तेज प्रताप यादव के नामांकन में शामिल होने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर से हसनपुर के मंगलगढ़ पहुंचे थे, जहां पर खुद पहुंचकर तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव अगवानी की और फिर वहां से साथ होकर दोनों भाई नॉमिनेशन करने के लिए रोसड़ा अनुमंडल कार्यालय पहुंचे। इस दौरान सैकड़ों के तादाद में समर्थक भी उनके साथ मौजूद रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राबड़ी तेज प्रताप से आशीर्वाद लेकर तेजस्वी ने भरा पर्चा, बिहार के लिए ली यह सौगंध। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है और नेताओं के नामांकन पत्र भरने का सिलसिला जारी है। बिहार के नेता विपक्ष और लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की बागडोर संभाल रहे उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने बुधवार को वैशाली के राघोपुर सीट से नामांकन किया। नामांकन पत्र भरने के लिए रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने अपनी मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पैर छुए, उनके हाथ से दही चीनी खाकर निकले। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने अपने बड़े भाई और समस्तीपुर के हसनपुर सीट से उम्मीदवार
तेज प्रताप यादव से भी आशीर्वाद लिया। नामांकन के लिए रवाना होने से पूर्व तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर पर बिहार को लेकर किए गए अपने प्रण को भी दोहराया। उन्होंने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, मैंने सौगंध ली है कि बिहार के हित में सदा कार्य करता रहूंगा। हर बिहारवासी को जब तक उनका हर अधिकार नहीं दिला देता चैन से बैठने वाला नहीं हूं। उन्होंने आगे लिखा, इस सौगंध को पूरा करने के क्रम में आज नामांकन करने जा रहा हूं। परिवर्तन के इस शंखनाद में आपके स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद का कांक्षी हूं। बता दें कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जहां समस्तीपुर के हसनपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तेजस्वी के नामांकन करने जाने से पहले उनकी मां राबड़ी देवी ने कहा, सिर्फ हमारा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा बिहार और पार्टी भी लालू जी को मिस कर रही है। इस दौरान राबड़ी देवी के हाथों में लालू यादव की तस्वीरें भी नजर आई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नित्यानंद राय के बयान पर तेजस्वी का बड़ा हमला, कहा बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी के आतंक पर क्या कहना है। जी हां दोस्तों, बिहार के राघोपुर से दूसरी बार आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करने जाने से पहले तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा है कि वे अपने गृह जिले नालंदा से कोई क्षेत्र चुनकर नामांकन करें, हम भी वहीं से नामांकन करेंगे और हरा कर दिखाएंगे। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे 2012 में भाजपा से अलग हो गए, 2015 में हमारे साथ आ गए और फिर हमसे भी अलग हो गए। अगर इसी तरह की सरकार चाहिए तो बिहार का विकास संभव नहीं है। उनकी ना कोई नीति है, ना कोई विचारधारा है और ना ही कोई सिद्धांत है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि हम ठेठ बिहारी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। हम लोगों ने तय किया था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे, भले ही हमारी सीट कम आए ज्यादा आए। अगर हम सत्ता में आते हैं तो पहली कैबिनेट मीटिंग में ही 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बताएं कि बेरोजगारी के आतंक, गरीबी के आतंक व भुखमरी के आतंक पर उनका क्या कहना है। नित्यानंद राय ने कहा था कि बिहार में अगर आरजेडी की सरकार बनेगी तो कश्मीर से सफाया किए जा रहे आतंकी बिहार में पनाह लेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे यूनियन ने दी देशव्यापी हड़ताल की चेतावनी, केंद्र सरकार के सामने रखी ये मांग। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे कर्मचारियों के संगठन नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन ने केंद्र सरकार से रेल कर्मियों की लंबित मांगों पर गंभीरता से विचार करने की चेतावनी देते हुए आज यहां कहा कि बोनस की मांग पूरी नहीं होने पर देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। NFIR के महामंत्री डॉक्टर M रघुवैया ने मंगलवार को कहा कि कोरोना संकट के बीच 13 लाख रेल कर्मचारी अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर दिन रात मेहनत कर भारतीय रेल को चला रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार रेल कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरा नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि देश भर में रेल कर्मचारियों का करीब 2000 करोड़ रुपए बोनस लंबित है, जिसका भुगतान सरकार की ओर से रेल कर्मचारियों को अभी तक नहीं किया गया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।